हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो अभी तक हम लोग लगभग सारे केसेस कर चुके हैं बीम के। तो कुछ केसेस बाकी हैं। आज हमारा शायद सेकंड लास्ट केस है बीम के लिए। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का हम लोग कल एक केस कर चुके थे जिसमें सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। मतलब पॉइंट जो हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था वो सेंटर पे एक्ट कर रहा था। तो आज जो हमारा पॉइंट लोड होगा वो सेंटर पे ना लग के किसी आर्बिट्ररी लोकेशन पे बीम पे लग सकता है, मतलब किसी अदर लोकेशन पे सेंटर पे लग के। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उस केस में कोलैप्स लोड को, चलिए आज देखते हैं। तो आज हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस ही करेंगे, लेकिन जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर होगा वो उस पर सेंटर पॉइंट लोग एक्ट नहीं कर रहा होगा। इस बार लोड जो होगा वो कहीं अदर लोकेशन पे एक्ट कर रहा होगा। तो देखिए, मैंने इसको प्रॉप्ड कर दिया यहाँ पे फ्री इंड साइड से। फ्री इंड साइड से प्रॉप्ड कर दिया एक रोड सपोर्ट से। प्रॉप्ड करने का मतलब कि एक फ्री इंड साइड पे कोई भी सपोर्ट लगा देना। और वो सपोर्ट लगाने से होता क्या है कि फ्री इंड पे जो झुकाव होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा पता है कि कैंटिलीवर बीम में जो झुकाव होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, वो फ्री इंड के पास होता है। तो मैंने फ्री इंड पे डिफ्लेक्शन ये लगा दिया रोलर सपोर्ट को। ये लगाते ही, ये प्रॉपिंग करते ही हमारा जो फ्री इंड पे डिफ्लेक्शन था वो बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब जीरो हो गया। बाकी जो डिफ्लेक्शन होगा आप कहीं यहाँ देखने को मिलेगा, वो भी हल्का सा, वो कम देखने को मिलेगा, फ्री इंड से बहुत ज़्यादा कम। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात जो है कि वो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है फिक्स एंड के पास, वो बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा बेंडिंग में, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा फिक्स सपोर्ट के पास आ रहा था वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कम बेंडिंग मोमेंट के लिए पूरे बीम को डिजाइन करना पड़ेगा। अब कम बेंडिंग मोमेंट के लिए पूरे बीम को डिजाइन करेंगे तो जो हमारा जो इकोनॉमी होगा वो सही होगा, क्योंकि हम लोग को बीम को कम बेंडिंग मोमेंट से डिजाइन करना है। तो ये दो फायदे हैं जो हम लोग इसलिए किसी बीम को प्रॉप्ट करते हैं, ये कैंटिलीवर बीम को प्रॉप्ट करते हैं। तो जो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है और जो नंबर ऑफ हिंजेस है उसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो पिछले क्लास में जाकर केस देखिए, तो वहाँ से डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो निकल के आता है इसका, वो 1 निकल के आता है। 1 कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है, डिटर्मिनेट नहीं है। तो डिटर्मिनेट नहीं है तो क्या होता क्या है, जैसे कैंटिलीवर स्ट्रक्चर एक डिटर्मिनेट होता है। जैसे कैंटिलीवर होता तो ये डिटर्मिनेट होता है, इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 निकल के आती है। तो वो उसमें बस एक हिंज बनता है, वो स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉपिंग करने के साथ साथ ये एक रिएक्शन एक्स्ट्रा आ गया। एक रिएक्शन एक्स्ट्रा आने की वजह से ये स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट हो गया, अभी डिटर्मिनेट नहीं रहा। तो प्रॉपिंग करने के बाद ऐसा कुछ होता है चेंजेस। अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा सेंट्रल जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे लग के किसी अदर लोकेशन पे लग रहा है, जिसको इसको मैंने इस सपोर्ट से इसका डिस्टेंस जो है वो ए है, इस सपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस है वो एल है, मतलब बी है, और ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो एल है। तो ऐसे मैंने दिखा दिया इसको, ताकि ऐसा लगे कि जो ये पॉइंट लोड है ये सेंटर पे ही लग रहा है। ए और बी डिस्टेंस अलग अलग पे लग रहा है, कहने का मतलब ये सेंटर पे नहीं है, किसी आर्बिट्ररी लोकेशन पे है। तो इस केस के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में जब हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस डिस्कस किए थे जिसमें लोड हमारा सेंटर पे एक्ट कर रहा था, तो उस केस में हम लोग पहले वो लोड को फाइंड आउट किए थे जिसमें पहला हिंज बने, क्योंकि जो नंबर ऑफ हिंजेस थे, जैसे यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मैंने निकाल लिया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो जो नंबर ऑफ हिंज निकल के आएगा वो 1 + 1 यानी कि 2 निकल के आएगा, मतलब 2 हिंज बनने हैं। तो हम लोग ये देख चुके थे कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहले सपोर्ट के पास आया था, उसके बाद पॉइंट लोड के पास आया था। तो पहले सपोर्ट पे हिंज बनेगा, उसके बाद पॉइंट लोड पे बनेगा। तो पहला हिंज जो वैसा लोड, उस लोड के करस्पॉन्डिंग जो जिसके करस्पॉन्डिंग पहला हिंज बनता होगा, पहले हम लोग वो फाइंड किए थे। और उसके बाद हम लोग टोटल कोलैप्स लोड जिस पे दोनों हिंज बन चुके थे वो फाइनल कोलैप्स लोड फाइंड आउट किए थे। लेकिन इस केस में हम लोग वो थोड़ा केस थोड़ा टफ हो जाएगा जब हमको ऐसा केस बोल दे कि पहले हिंज बनने का कोलैप्स लोड फाइंड आउट कीजिए। लेकिन याद कीजिएगा, जो पहला हिंज बनता था उस समय जो कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे रिएक्शंस पता होने चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन पता होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट पता होगा, तो यही बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट बन जाता था। ये पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस क्लास में दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि इतना जरूर पता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए सारी रिएक्शंस पता होने चाहिए, तब जाके इसका बेंडिंग मोमेंट पता चल पाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट पता चल पाएगा तब जाके इसका वैसा लोड को फाइंड आउट कर पाएंगे जिस लोड के करस्पॉन्डिंग पहला हिंज बन रहा होगा। लेकिन इसका रिएक्शन ही फाइंड आउट करना एक अलग कहानी है, मतलब थोड़ा सा टफर हो जाता है कि कैंटिलीवर बीम में जो हमारा पॉइंट लोड है सेंटर पर नहीं लगेगा, तो कैसे रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो उतने टफर साइड में जाने, क्योंकि एग्जाम्स में पूछेंगे नहीं वैसे। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली उस लोड को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं जिसमें ये बीम कोलैप्स कर जाए, मतलब दोनों हिंज बन जाए। तो इसका सिंपल, इसके लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको पता है। तो उसके लिए सिर्फ हमको हिंज बनाने हैं, मतलब 2 हिंज बनने हैं, तो 2 हिंज मैंने बना दिए। वो कहाँ बनने हैं ये पता है हमको। अच्छा चलिए, इस केस में, अच्छा पिछले क्लास में जो मैंने सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए रिएक्शन दिखाया था वहां पे गलती हो गया था। गलती ये था कि जब पॉइंट लोड सेंटर पर W एक्ट कर रहा था, तो इस सपोर्ट पर रिएक्शन मैंने 5W/16 दिखाया था, और इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन था वो 3W/16 दिखा दिया था, जो कि साफ साफ दिखता है कि गलत है, क्योंकि दोनों सपोर्ट को जब रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो वो W के बराबर नहीं होगा, W/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन गलत था। और क्योंकि ये रिएक्शन गलत था, क्योंकि इस रिएक्शन का कहीं यूज नहीं आया था क्वेश्चन में, इसलिए इस पर ध्यान नहीं गया था। तो ये रिएक्शन जो निकल के
आएगा वो 8W/16 निकल के आएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप उस गलती को फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, उस गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसका मतलब उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन था, क्योंकि जोड़ने के बाद वो W/2 आ रहा था, तो ये मैंने बाद में देखा कि गलती है। और ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन का यूज ही नहीं आया था कहीं क्वेश्चन में, इसलिए रिएक्शन पर ध्यान नहीं गया और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उस क्वेश्चन के अंदर। तो मेन सिग्निफिकेंस इस रिएक्शन का था, इसलिए ये रिएक्शन सही हो गया था। तो ये लकीली हमारा जो आंसर था वो सही हो गया था। चलिए तो अब हम लोग इसके डायरेक्टली कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हमको इस रिएक्शन से, ये रिएक्शन इसका नहीं है, ये सेंट्रल पॉइंट लोड का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए सीधा कोलैप्स करवा देंगे, और कुछ तो होता नहीं है इसमें, रिएक्शंस वगैरह नहीं पता करने होते हैं, कितना रिएक्शन होगा क्या होगा। कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए नंबर ऑफ हिंज पता किए, नंबर ऑफ हिंज पता चल गया, उसके बाद लोकेशन ऑफ हिंज तो पता ही है, क्योंकि दो लोकेशन बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट है, एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है, तो वहाँ पे हिंज तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट 0 निकल के आएगा हमेशा। और बचे दो लोकेशन, तो वो पॉइंट लोड के नीचे और एक फिक्स सपोर्ट के पास। तो पॉइंट लोड के नीचे और फिक्स सपोर्ट, दो लोकेशन है पॉसिबिलिटी का, और दो ही हिंज बने, इसका मतलब दो ही जगह यहाँ हिंज बनेंगे। अब सवाल ये पैदा तो कि याद कीजिएगा, सवाल ये होगा कि जो सीक्वेंस होगा हिंज का वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस जाहिर सी बात है अलग अलग होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ होगा, बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ होगा वो सेम नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट अलग होगा तो सीक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन हमको सीक्वेंस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको वैसा लोड के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमको इस रिएक्शंस को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि अलग से ही वो कहानी है, अलग से टफर साइड में जाता है। वैसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। आपसे मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ इस लोड के, इस कंडीशन के लिए कोलैप्स लोड डायरेक्टली बता दीजिए। तो कोलैप्स लोड बताने के लिए डायरेक्ट मैंने हिंजेस बनाए, हिंजेस बनाने के बाद इसका कोलैप्स करवा दिया, मतलब मैकेनिज्म करवा दिया। मैकेनिज्म करवाने के बाद इसके एमपी को, थीटा को मैच वो मार्क कीजिए, वो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। तो थीटा जो हमारा होगा, अब हमको पता चला कि ये साइड डिफरेंट है, ये साइड और ये साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये और ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये एंगल डिफरेंट होगा। अगर ये अल्फा हो गया, और सॉरी ये थीटा हो गया, तो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, हमको पता चल रहा है कि अलग होगा। चलिए अब यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पे थीटा को दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने डॉट 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 करके अल्फा को दिखा दिया। लेकिन हम लोग सेम मेंबर के लिए चलते हैं, तो ये मेंबर अगर लोड नहीं लग रहा होता, कोलैप्स नहीं हुआ होता, तो ये मेंबर कंटिन्यूअस यहाँ से चल रहा होता। इसका मतलब ये मेंबर आगे स्टैंड कर रहा होता है ऐसे करके स्ट्रेट, लेकिन इस लोड के लगाने से वो मेंबर डिफ्लेक्ट किया, और ये मेंबर का मैकेनिज्म अगर किया, और ये मेंबर यहाँ सीधे न जाके वो मेंबर ऐसे चला गया। तो इसका डिफ्लेक्शन जो ओवरऑल मेंबर का मिलेगा वो यहाँ से थीटा, ये थीटा सीटा मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, तो थीटा का थीटा यहाँ आ गया, और ये अल्फा। तो इस एंगल का जो डिफ्लेक्शन होगा ओवरऑल थीटा प्लस अल्फा होगा, और यहाँ पे अल्फा होगा। हमको देखना पड़ेगा एमपी कहाँ आया, जहां जहां हिंज बनेगा वहां वहां प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट होगा। यहाँ पे हिंज बना तो प्लास्टिक मूवमेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे हिंज बना यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट आएगा। अब प्लास्टिक मूवमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि थीटा के अपोजिट हमको पता है। तो ये थीटा है ऐसे है, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक मूवमेंट आएगा ऐसे आएगा। और यहाँ पे अलग अलग मेंबर में देखें तो ये थीटा ऐसे है, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक मूवमेंट आएगा ऐसे आएगा। तो इसमें और यहाँ जो अल्फा है वो ऐसे है, तो हमारा जो प्लास्टिक मूवमेंट आएगा वो ऐसे आएगा। चलिए इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क करते हैं, लिखते नहीं है। तो एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, जो हमारा W है वो एक्सटर्नल वर्क कर रहा है। कितना काम कर रहा है, तो वो इतना डिफ्लेक्ट होने का काम कर रहा है। तो इतना क्या है, ये क्या है, तो अगर आप इसको निकालिएगा ना, तो ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन से इसको सेम होना है, चाहे इस एंगल से निकालिए चाहे इस एंगल से निकालिए, समझ रहे ना। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन बोलता है कि किसी भी मेंबर को कंटिन्यूअस होने के लिए कंपैटिबिलिटी कंडीशन का सवाल आता है वहाँ पे, क्योंकि ये मेंबर यहाँ से यहाँ आया तो मेंबर तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। मेंबर कंटिन्यूअस होने का मतलब ये डिस्टेंस जब इस ट्रायंगल से निकालिएगा और ये डिस्टेंस जब इस ट्रायंगल से निकालिएगा, दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब मेंबर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेंबर को कंटिन्यूटी के लिए हम लोग यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से निकाला गया ये डिस्टेंस, इस ट्रायंगल से निकाला गया ये डिस्टेंस, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ये बराबर क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को थीटा और अल्फा में, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में हम लोग ऑलरेडी हम लोग को W फाइंड आउट करना है। इसका मतलब तीन वेरिएबल आ जाएंगे एक सिंगल इक्वेशन में। सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल जायज़ सी बात है। और हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होंगे, इसका और थीटा वेरिएबल दोनों साइड से सेम होगा तो वो कट जाएगा। इसलिए हम लोग दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में रिजॉल्व करने के लिए ऐसा काम करते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन को। तो जब इस कंपैटिबिलिटी कंडीशन को इस ट्रायंगल में लगाएंगे और इस ट्रायंगल में लगाएंगे, तो जो ये डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस इस ट्रायंगल से कितना निकल के आएगा, a इंटू थीटा निकल के आएगा। क्या, ये a इंटू थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है बहुत स्मॉल है। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू थीटा कर सकते हैं, इस सिमिलर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। फिर आर्क लेंथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं ये सर्किल का आर्क है, छोटा सा एंगल है, तो उसके लिए जो ये डिस्टेंस होगा वो a थीटा होगा। तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो a थीटा होगा। और बाद में जब इस ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस निकालिएगा तो ये b इंटू अल्फा होगा। तो ये दोनों को बराबर होने पड़ेंगे। तो यहाँ से कंडीशन निकालेंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो आगे चलिए से सीधा ये सॉल्व करते हैं इसको। एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा, W इंटू
W इंटू कितना डिस्प्लेस किया ये पॉइंट, तो W इंटू कितना डिस्प्लेस किया, किसी को लिख देते हैं यहाँ पे A इंटू थीटा लिख दिया मैंने। इंटरनल वर्क कौन कौन करेगा, दोनों MP करेंगे, जहां जहां भी MP आ रहा होगा वहां MP काम करेगा। तो MP कहां कहां आ रहा है, एक MP तो हमारे फिक्स सपोर्ट के पास आ रहा है, दूसरा MP हमारे पॉइंट लोड के नीचे आ रहा है। तो ये MP कितना काम कर रहा होगा, ये MP थीटा को रजिस्ट कर रहा होगा, तो ये थीटा आएगा यहाँ पे, MP इंटू थीटा हो जाएगा। और दूसरा MP कहाँ आएगा, दूसरा MP यहाँ आएगा, वो थीटा कितना काम कर रहा होगा, वो MP थीटा और अल्फा दोनों को रजिस्ट कर रहा होगा। उसका डिफ्लेक्शन थीटा और अल्फा से हो गया, इसलिए वो दोनों को रजिस्ट कर रहा होगा। तो ये MP कितना रजिस्ट कर रहा होगा, थीटा प्लस अल्फा कर रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन निकल के आ गया। इक्वेशन में हमको पता है कि थीटा ये कैंसिल होना है, और कैंसिल होने के लिए इस अल्फा को भी थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये थीटा कैंसिल नहीं होगा पहली बात, और हम लोग कोलैप्स लोड को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस अल्फा को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से। तो अल्फा को थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा A थीटा बाई बी। अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा A थीटा बाई बी, यहाँ से निकल के आ गया ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू A थीटा बाई बी। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिख दीजिए W इंटू A थीटा, और इसको यहाँ से तीन चीज़ आ गए ना, MP इंटू थीटा, फिर MP इंटू थीटा, फिर MP इंटू अल्फा। तो कॉमन लेते हैं, MP को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा आने के बाद यहाँ पे अल्फा आएगा, तो अल्फा की जगह पे मैं यहाँ पे A थीटा बाई बी लिख देता हूँ। उसके बाद थीटा को भी वापस कॉमन ले लीजिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिया क्योंकि स्पेस कम है। तो थीटा को भी जब कॉमन लिया तो थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक और। चलिए तो यहाँ पे W इंटू A लिख देते हैं। उसके बाद इस MP को अब यहाँ पे LCM लेकर सॉल्व करते हैं, तो B इंटू 2B बन जाएगा प्लस A, 2B प्लस A। तो 2B प्लस A में से एक काम करते हैं, 2B को B प्लस B से रिप्लेस करते हैं। तो जहाँ पे B प्लस B कीजिएगा तो एक A प्लस B क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, L के अंदर, क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू L लेंथ है। तो हमारा ओवरऑल जो हमारा ऊपर आएगा, वो ओवरऑल जो कोलैप्स लोड आएगा वो ऊपर MP इंटू L प्लस बी आएगा, MP इंटू L प्लस बी आएगा, MP इंटू L प्लस बी आएगा, और नीचे आएगा AB आएगा। तो ये हमारा हो गया कोलैप्स लोड। तो ये हो गया कोलैप्स लोड वैसे कैंटिलीवर बीम के लिए, जिसपे जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे न लग के किसी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो हमारा पॉइंट लोड होगा, इस केस में जो हमारा वैसा लोड होगा जिस लोड पे पहले हिंज का फॉर्मेशन होगा, वो क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टफ है, क्योंकि इसका रिएक्शन निकालना ही अलग कहानी बन जाएगी, वो सोम का कहानी है। ठीक है, तो इस केस में बस ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलैप्स लोड पर डायरेक्टली बताइए। आप सिंपली ऐसा करके इस केस को कर सकते हैं।